छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है, अभी आप नारों से देख रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चल रहा है। आज दिन भर हमने समीक्षा की यहाँ पर, और राज्य को 25 वर्ष भी पूर्ण होने जा रहे हैं, और साथ में आपके कार्यकाल के विषय में और आपके मंत्रियों के साथ भी काफी विस्तार से चर्चा हुई। पिछले बार जब मैं आपको मिला था वहां से शुरुआत करूंगा, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको कहा था कि अगली बार जब मैं मिलूंगा तो आपको इस पर सवाल पूछूंगा। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक विषय पर बहुत अच्छा काम हुआ है, और वो ये है कि जिस काम के लिए आपने सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए दिल्ली में अपने कोठी में, अपने बंगलों में, अपने घर में यहां से आने वाले मरीजों के लिए एक अलग से घर बनाया हुआ था, अब आपके राज्य से ज्यादा लोगों को आपके राज्य के बाहर जाना नहीं पड़ता। इसके लिए आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय पे काम किया। जी, तो कैसे, क्या हुआ आगे, क्या उसकी योजना है? देखिए, बीमार लोगों का इलाज हाँ, कराने का हमारा शौक है और बहुत अच्छा भी लगता है। और जब से हम विधायक बने, सांसद बने, तब से ये सब कराते आ रहे हैं। और जब दिल्ली में सांसद थे तो उस समय पूरे मरीज भरे रहते इसलिए थे। उस घर का मैंने उल्लेख किया। जी जी, एक बार तो 70 नॉर्थ एवेन्यू में अचानक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, जो उस समय सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एमओएस थे, अचानक आ गए और जो वहां का दृश्य देखे, परिजन, उनका बिखरा हुआ सामान, फिर हमको बोले, यार तुम रहते कैसे हो ऐसे, मतलब मिनी एम्स बना के रखे हो। लेकिन वो मेरी शुरू से हो भी रही है। और जब वर्ष 2014 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एमओएस के रूप में काम करने का मौका मिला और वहां पर हमको बंगला मिला, तो अलग से उनके लिए रहने की व्यवस्था की। और बीमार जन के परिजन इतने आते थे कि करीब 70-80 लोगों का तो एक टाइम में भोजन बनता ही बनता था करीब, और कभी कभी 100 से भी ऊपर लोगों का बनता था। और कई ऐसे मरीज भी आते थे जो 2-2, 3-3 महीना तक लगातार आते थे। एक कुनकुरी का ड्राइवर था ट्रक का, और एक एक्सीडेंट में उसके चेस्ट में चोट आई थी और इलाज हो गया था, लेकिन एक मांस का लोथड़ा इतना बड़ा हो गया था, बढ़ के, कि बच्चे जैसा हो गया था, हमेशा चादर ओढ़े रहता था। और बाद में उसको ड्राइविंग करने में भी कठिनाई होती थी। तो उसको हम दिल्ली ले गए, एम्स में इलाज कराए, तो 16 किलो का वो मांस का लोथड़ा काट के एम्स वालों ने निकाला। और उन्होंने कहा कि इस तरह का ये पहला केस है। तो इस तरह के मरीज वहां पर आते थे, लेकिन हमको बड़ी खुशी होती थी। और उस समय आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, तो वो भी बोलते थे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बीमारी के इलाज के लिए आप ही चिट्ठी लिखते हो। और हम उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि वो हमेशा हमारा साथ दिए, जो भी हम उनसे मांगे तो उन्होंने दिया। और उसके बाद वर्ष 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, वैसे तो पहले भी प्रधानमंत्री राहत कोष से बहुत लोगों का इलाज कराए, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक ऑर्डर निकाला कि 7 दिन के अंदर ये सैंक्शन होना चाहिए और संबंधित अस्पताल के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना चाहिए विदिन 7 डेज। तो मुझे ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि 5 साल एमओएस के रूप में था तो करीब 12 करोड़ रुपये
हमने प्रधानमंत्री राहत कोष से खाली वाह। बीमार लोगों के इलाज के लिए उनसे लिए। हाँ। और एक केस तो ऐसा था, रायगढ़ का एक रिक्शा चालक था, उसको लीवर का प्रॉब्लम था, लीवर का मतलब ट्रांसप्लांट होना था, तो 24 घंटे के अंदर सैंक्शन करा के 3 लाख रुपये मतलब अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे। तो एक हमारी ये हॉबी ही है। और अभी जब छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ भी एक कुनकुरी सदन संचालित कर रहे हैं। कुनकुरी सदन एक अलग ही भवन है और वहाँ पर सारे स्टाफ हैं। हम मुख्यमंत्री बने तो हमारे एक सीमेंट एसोसिएशन वाले हमको एक एम्बुलेंस भी दिए थे, तो हम उसको भी वहीं पर डाल दिए हैं। हाँ। और तुलसी कौशिक जी हैं हमारे, मतलब शुरू से ही जब हम प्रथम बार विधायक बने तब से हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं, छाया की तरह रहते हैं, बड़े सेवाभावी हैं। तो पूरा कुनकुरी सदन की जिम्मेदारी उनको दिए हैं और बड़े सेवा भाव से वो सबकी सेवा करते हैं, सबका फोन अटेंड करते हैं। और हम तो उसको सोच के चले थे कि कुनकुरी विधानसभा या ज़्यादा से ज़्यादा जसपुर जिला के पेशेंट के परिजन या पेशेंट यहाँ से मार्गदर्शन लेंगे, उनका इलाज होगा। हाँ। लेकिन मैं सुनता हूँ लोगों के मुख से कितना वो पॉपुलर होगा कि आजकल पूरे प्रदेश से वहां पर आना शुरू किए। प्रदेश से लोग आते हैं और बहुत अच्छा उनका मार्गदर्शन होता है। वहां पर काफी स्टाफ है, कभी कभी डॉक्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं, बेड भी है। और जितने भी हॉस्पिटल हैं रायपुर के अंदर, ये लोग बराबर मार्गदर्शन करते हैं और सरकार की जो योजना है उसका भी लाभ दिलाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि करीब 19 महीने हुए हैं सरकार में आए हुए, और इसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल का हमने मतलब शुरुआत किया, शुभारंभ किया है। मैंने इस प्रश्न को लिया ही इसलिए क्योंकि मैंने आपके आंखों में वो इमोशन देखा था कि मैंने आपको पूछा था कि सीएम बने हैं तो क्या करने की इच्छा है, तो आपने इसी प्रश्न से, इसी कल्पना से बात की थी और दिल्ली के घर का उदाहरण दिया था, इसलिए मैंने तय किया। 1 मिनट और पूरा करता हूं मैं बात। तो जैसे मैंने कहा कि 19 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल, अच्छे अस्पताल का शुभारंभ करने का अवसर मिला, तो हम वहां उनको बोलते हैं कि भाई हम आएंगे आपके हॉस्पिटल के शुभारंभ के लिए, लेकिन हमारा शर्त एक ही रहेगा कि हम तो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। और हमारे पास प्रदेश भर से पेशेंट आते हैं तो उनका मुफ्त में इलाज करना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम आपका अस्पताल का इनॉग्रेशन करने आएंगे। तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। पूरे हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, मेकाहारा है, एम्स है, वो तो करते ही हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो भी हम लोगों के कहने से लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। बिल्कुल, तो आपने इसको मिशन मोड पर लिया, इसलिए ये जी बिल्कुल, हमको सबसे ज्यादा संतुष्टि इसी में होती है। जी। अभी रिसेंट वाली घटनाओं से आगे बढ़ते हैं। अभी आप विदेश यात्रा से आए हैं, तो देश की राज्य की जनता जानना चाहती है कि उस विदेश यात्रा से क्या मिला, कैसे रहा। ये प्रश्न भी मैं इस क्रम में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके साथ बातचीत में बात हुई थी, क्योंकि आप सीएम बनने के बाद पहला नेशनल इंटरव्यू मैंने ही लिया था, तो उसमें आपने एक व्यक्त किया था कि हमारा राज्य छोटा है और इसकी संभावनाओं को लोग समझते नहीं है, तो हम भारत के बाकी राज्यों में और भारत के बाहर भी इस राज्य को लेके जाना चाहेंगे। तो आप गए थे जापान की यात्रा और अन्य भी जो यात्राएं हुई, तो उसका क्या रहा, क्या उसका बेनिफिट हुआ, कैसा रिस्पांस रहा? देखिए, हमारी जापान और साउथ कोरिया की यात्रा बहुत ही सफल रही और हर 5 साल में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन होता है और अलग अलग कंट्री में होता है। तो इस साल जापान के ओसाका में इसका आयोजन हुआ है और वहां पर हमारे देश का भी पवेलियन लगा है और हमारे देश के पवेलियन में हर स्टेट को 1-1 सप्ताह का समय मिल रहा है। तो 24 अगस्त से 30 अगस्त
ये एक सप्ताह का समय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए था। तो मुख्यमंत्री के नाते हमने जापान के ओसाका में 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ पवेलियन का शुभारंभ किया और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पहला स्टेट होगा छत्तीसगढ़ जो मतलब पूरी जानकारी वहां पर जो हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं वो भी और छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी यहाँ का जो रेशम का वस्त्र है, यहाँ का आपका डोकरा आर्ट है और हस्तशिल्प है और चूंकि जापान बुद्धिस्ट कंट्री है तो हमारे यहाँ भी सिरपुर में भगवान बुद्ध हैं और बुद्धिस्ट के दृष्टि से भी जो लगाव है हमारे प्रदेश का, इन सब बातों को वहाँ पर जापानीज भाषा में हम लोगों ने मतलब उनके सामने में रखा और इसका फायदा ये हुआ कि 30-30 हजार लोग मतलब एक दिन में वहाँ पर आए। अच्छा। सुबह से शाम तक 30-30 हजार लोग वहाँ पर मतलब देखे और बहुत प्रभावित हुए। कहे कि सबको समझ में आती थी जापानीज भाषा में। हमारे विभाग के लोग तैयारी करके किए थे और बहुत ही अच्छा रहा वर्ल्ड एक्सपो। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं छत्तीसगढ़ में और बहुत मेहनत के साथ नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और अभी एक 6-7 महीने ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हैं और इसके बाद ज़्यादा नहीं, हम लोग रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अभी विदेश में 3 जगह टोक्यो, ओसाका और साउथ कोरिया के सियोल में इसमें इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किए हैं और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिला है। अभी 6-7 महीने में ही करीब 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिले हैं और ये प्रस्ताव खाली मतलब पेपर में छपाने के लिए नहीं है या टीवी न्यूज में चलाने के लिए नहीं है, ये सब धरातल में आएगा और धरातल में आना शुरू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स उसका काम शुरू हो गया है, मतलब उद्योग लगने का भूमि पूजन कर चुके हैं। AI बेस्ड डाटा सेंटर ये सब और बहुत सारे उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं और नई उद्योग नीति में हम लोग रोजगार को ज्यादा महत्व दिए हैं। अगर 1000 रोजगार कोई उद्यमी अपने उद्यम के माध्यम से हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को उपलब्ध कराता है तो हमारी नई उद्योग नीति में विशेष इंसेंटिव का प्रावधान किए हैं। और ये नई उद्योग नीति टोक्यो, ओसाका और सियोल इसमें भी करीब 3 इन्वेस्टर कनेक्ट में हमारे जो एशिया महाद्वीप के उद्यमी हैं करीब 150 से 200 उद्यमों से हम लोगों का सीधा मतलब संपर्क हुआ, उनसे बातचीत हुई, उनसे 1 to 1 बात भी हुआ। वो लोग एक एक चीज जानना चाहे और हमारे इंडस्ट्रियल विभाग के अधिकारी बहुत विस्तार से उनको अवगत भी कराए और इसका परिणाम हुआ कि 6 MOU हमारे प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और ये MOU मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में, AI के सेंटर में, ये सब में MOU हुआ है और एक टीम इसी महीने आने वाली भी है और लगातार कंपनियां हमारे उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ में संपर्क में है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 6 MOU हम लोगों ने विदेश में की है ये धरातल में आएगा और हमारे यहाँ के हजारों बेटा बेटियों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। क्योंकि विदेश यात्रा की बात चल रही है और आज के कार्यक्रम में हमने एक प्रयोग किया है कि ये जो लाइव टेलीकास्ट जा रहा है हमने दुनिया भर में रहने वाले छत्तीसगढ़ियों को ये कहा है कि इस कार्यक्रम को देखिए। तो इस समय कुछ कुछ देशों में मध्य रात्रि है, कुछ कुछ देशों में तो सुबह का जल्दी का समय है, वो लोग भी देख रहे हैं। तो आप बोल रहे थे इसी दरमियान यहाँ पर कई लोगों ने कमेंट किए कि हमारे देश में कब आएंगे। US से कमेंट है, यूरोप से कमेंट है, मतलब काफी देशों से कमेंट है कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। बिल्कुल, अब इस साल तो शायद नहीं लेकिन 26 में जरूर जाएंगे। 2026 में
जरूर जाएंगे। क्योंकि और भी कई जगह। छत्तीसगढ़ी ऐसे हैं जो विदेश में अच्छे अच्छे पदों पर है, वहां से भी अपने राज्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं शिकागो में भी पिछले दिनों एक छत्तीसगढ़ के रहने वाले वैज्ञानिक को मिला था। एक व्यक्ति मुझे अभी भी याद है कि वॉशिंगटन डीसी में वो सरकार के साथ लाइजनिंग में रहते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके प्रतिभा का उपयोग हो सकता है। पिछले दिनों गुजरात में जब मुख्यमंत्री जी थे मोदी जी, तो उन्होंने एक योजना लाई थी कि विदेश में रहने वाले गुजराती वर्ष में कुछ महीने राज्य में आकर सेवा दे सकते हैं वॉलंटरीली। तो क्या ऐसी कोई सेवा का विचार आपका राज्य कर सकता है कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग जो विदेश में किसी प्रोफेशन में हो, यहाँ राज्य के लिए कोई वॉलंटियर करे? देखिए, वैसे तो जो मैंने कहा कि 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें विदेश के भी लोग हैं जो हमारे देश के लोग वहां पर रह के बड़े आदमी हो गए हैं, उद्योगपति हो गए हैं। तो 7 लाख करोड़ में वो लोग भी हैं। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फिर हम उनको निमंत्रण देते हैं कि उनका देश है, यहाँ पर आए, निवेश करें, छत्तीसगढ़ में आए। यहाँ पर उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं हैं, खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़। यहाँ पर पानी भी है, बिजली भी है, यहाँ पर मैन पावर भी है, इसलिए मतलब यहाँ पर जरूर आए। साथ साथ में यहाँ पर जैसे जमीन के नीचे बहुत कुछ है, जमीन के ऊपर भी बहुत है। खास करके मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर जो नैसर्गिक संपदा है और खास करके आयुर्वेद में लगने वाले जो पौधे हैं, उनका बहुत बड़े मात्रा में यहाँ है ऑलरेडी। उसको भी अगर हम जमीन के 1-1 इंच का उपयोग करेंगे तो उस क्षेत्र में भी हम एक हब बन सकते हैं, खास करके आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटी वगैरह में। जी बिल्कुल। तो उस दिशा में कोई हमने नीति बनाई है या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, जो नई उद्योग नीति हम लोग लाए हैं, इसमें ये भी शामिल है, अस्पताल भी शामिल है, आपका शिक्षा के लिए अच्छा सीबीएसई कोर्स के साथ स्कूल खोलते हैं, वो भी शामिल है। और पिछले दिनों बाबा रामदेव स्वयं आकर मुलाकात किए थे, उसके पहले बालकृष्ण महाराज जी को भेजे थे और उन्होंने यहाँ पर सोलर के सेक्टर में बड़ा इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई थी। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि बाबा, हमारे यहाँ उसके लिए आपको इकट्ठे ज्यादा जमीन नहीं मिल पाएगी, कहे कि हमारा 44% भाग फॉरेस्ट यहाँ पर है और एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपको ज्यादा हम एक जगह सोलर के लिए नहीं दे पाएंगे। तो आप से हमारा आग्रह है कि आप ये हर्बल प्लांट की तरफ आप आइए, कहे कि उसका आपका काम है ही है, हमारे किसानों को भी रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने सहमति दी है और अभी कुछ ही दिन पहले बालकृष्ण जी का फिर फोन आया था, वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं और हमको लगता है कि हर्बल प्लांट का यहाँ पर उनका काम शुरू होगा, जिससे हमारे बहुत सारे किसान उसको उगा पाएंगे और उनको अच्छा कीमत भी मिलेगा। अभी आपके पहले स्वास्थ्य मंत्री से हम बात कर रहे थे और कौशल मंत्री से, तो हमने एक सुझाव दिया था, एक आंकड़ा भी बताया था कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बेंगलोर में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें विभिन्न पैथियों में काम करने वाले लोग, जिनके पैथी का नाम नहीं है एलोपैथी या होम्यो में या किसी में, लेकिन लोगों को वो किसी न किसी तरीके से ठीक करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा का भी कोई उपयोग लेना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य वैसे भी आपके दिल के करीब का मुद्दा है ही, और इस राज्य में सबसे ज्यादा लोग उस शिविर में आए थे, उस कार्यक्रम में आए थे बेंगलोर में। तो इसका मतलब गली में या जंगलों में या अंदर में कहीं पर रहकर लोगों के स्वास्थ्य का काम करने वाली बहुत बड़ी प्रतिभा आपके राज्य में है। जी बिल्कुल, हम लोग सभी पैथी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, और वो भी अपनी बात रखे होंगे। मतलब काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था, लेकिन आज 25 वर्षों में हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण का 25 साल हुआ है और हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो आज 15 मेडिकल कॉलेज करीब हो गए हैं। हम लोग मतलब यहाँ पर एम्स भी ले आए
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उस समय एक ही एम्स हुआ करता था दिल्ली में और भारी प्रेशर होता था। तो हम लोगों ने सबने मिलकर आग्रह किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो उन्होंने हम लोगों की बात मानी और 6 एम्स प्रथम किस्त में ही स्वीकृत किए थे। उसमें हम लोगों को पहले किस्त में ही छत्तीसगढ़ को एम्स मिला और आज स्थापना यहाँ पर हुई है एम्स की। और हम लोग सभी संभाग मुख्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी कर रहे हैं। रायपुर में है, बिलासपुर में है, अभी जगदलपुर में एक 200 करोड़ का भवन बनके तैयार था, उसको रन करने के लिए हम लोग एक कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल है हैदराबाद, उसके साथ एमओयू किए हैं। और सरगुजा में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी है ही है। तो इस तरह से सभी संभाग मुख्यालय में हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसका भी शुभारंभ कई जगह चल रहा है और एक आध जगह बचा है तो वो होगा। और हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी ये सब हुआ है 25 वर्षों में और मेडिकल में सीट काफी बढ़ी है। तो आने वाले वर्षों में जो आज चिकित्सकों की कमी हमारे प्रदेश में, हमको लगता है कि 1-2 साल के अंदर वो कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के साथ थोड़ा शिक्षा की तरफ चलते हैं। आपके राज्य के लोग जैसे उपचार के लिए बाकी राज्यों में जाना उनको अनिवार्य होता था, खास करके बड़े शहरों में, वैसे शिक्षा के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य से लोग बाहर जाते हैं। तो अब उसमें भी कोई उच्च शिक्षा या खास कुछ ऐसा विचार आपने किया है कि लोगों को बाहर जाना न पड़े? देखिए, शिक्षण की सारी संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं। आज यहाँ पर आईआईटी है, आईआईएम है, ट्रिपल आईटी है, नीट है, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी है, मतलब शिक्षण की जितनी संस्थाएं हो सकती हैं 25 वर्षों में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। और हमको नहीं लगता कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। वैसे तो वो जाएंगे ही, लेकिन आज अगर छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। उस शिक्षा में जो पारंपरिक शिक्षा या नई शिक्षा नीति जो आई है उसका कुछ लाभ आपको दिखता है? जी बिल्कुल। हम लोग सरकार में आने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है देश में, तो हम लोग भी इसको 2024 में लागू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में और बहुत अच्छा इसमें काम हो रहा है। आज हम लोग 18 स्थानीय बोली भाषा में भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय बोली भाषा में किताब छपवा कर मतलब पढ़वा रहे हैं और नई शिक्षा नीति के ऊपर में बड़ा अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और ये नई शिक्षा नीति खाली डिग्री हासिल करना मात्र नहीं है, बल्कि इसमें संस्कार भी है और रोजगार भी है। नई शिक्षा नीति में हम लोग शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक भी बना रहे हैं। आपके राज्य में सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद की, मैं थी इसलिए कह रहा हूं कि अभी वैसे अंत की तरफ जा रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको एक मिशन के तौर पर लिया है। आपने भी कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम उसको समाप्त करना चाहेंगे। तो क्या केंद्र के और राज्य के समन्वय का कोई लाभ इसको समाप्त करने की दिशा में हो रहा है और कब तक हो जाएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार का बहुत लाभ हो रहा है। दिसंबर 2023 में हम लोग सरकार में आए और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए और हमारे सभी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, सबके अधिकारियों के साथ बैठकर हम सभी लोगों का हौसला अफजाई किए। और उस समय जब समीक्षा में ये पता चला कि देश का 77% नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ में बचा है और बाकी 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके बचा है, वो आपका झारखंड, उड़ीसा,
तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो हमको बड़ा दुख हुआ कि 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और 23% 6-7 राज्यों में बचा है। और इसका एक कारण था कि जो उसके पहले सरकार थी यहाँ पर, उस सरकार का बिल्कुल भी नक्सलवाद खत्म करने के सेक्टर में केंद्र सरकार को सहयोग नहीं मिला। और इसलिए माननीय हमारे गृह मंत्री जी चाहते हुए भी यहाँ पर नक्सलवाद के क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। लेकिन डबल इंजन सरकार बनने के बाद उनकी नीति, उनका हौसला अफजाई करना और एक तो JTF जॉइंट टास्क फोर्स का गठन उन्होंने किया और आज मतलब 19 महीने में पूरा देश आज जान रहा है कि किस मुस्तैदी के साथ हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान नक्सलवाद के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। सभी ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और नक्सलवाद के बड़े बड़े बसवराजू जो सबसे हेड कहलाता था, आज वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है और भी कई CC मेंबर सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं। और हमको लगता है कि 450 से ज्यादा नक्सली मतलब न्यूट्रलाइज हुए हैं और एक तरह से नक्सलवाद की पूरी कमर ही टूट गई है। अंतिम सांस ये नक्सलवाद यहाँ पर ले रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। बिल्कुल, आपने और वो परिणाम दिख रहा है। आपने तब एक बात कही थी कि वो समाप्त भी हो और पुनः ना उपजे, इसके लिए जो उनके सिंपैथाइजर हैं उनसे संवाद होना चाहिए, उनके सामने नक्सलवाद के नुकसान जाने चाहिए, उनके सामने नक्सलवाद को नकारने का फायदा जाना चाहिए। तो ऐसे भी कोई प्रयास हुए, आगे भी होंगे? बिल्कुल, हम लोग ये जानते हैं कि नक्सलवाद समाप्त करना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीतना, वहां पर विकास पहुंचाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए एक तरफ हम नक्सलवाद को समाप्त भी कर रहे हैं और उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास भी जीतने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें वहां के युवा 18 साल से लेकर 45 साल के लोग 1,65,000 लोग बस्तर ओलंपिक के लिए अपना पंजीयन कराए और सब पार्टिसिपेट किए और बहुत अच्छे से बस्तर ओलंपिक संपन्न हुआ, जिसका समापन माननीय गृह मंत्री जी ने किया। ये तो खेल कूद पर था और इसमें आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अपाहिज हो गए थे, मतलब जो लोग निर्दोष लोग, नक्सलियों के कारण किसी का पैर उड़ गया था, किसी की आंखें चली गई थी, ऐसे लोग भी अपनी पूरी टीम बनाकर उस बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए। मतलब इतना उनका हौसला। और फिर हमारे जनजातीय लोग विशेषकर अपनी संस्कृति, अपना वेशभूषा, अपना व्यंजन, अपना नृत्य गायन, इसके भी बड़े मतलब वो होते हैं, मतलब शौकीन होते हैं, बड़े उनके लिए प्रिय होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बस्तर पंडुम का आयोजन कराया और उसमें 7 थीम को लेके बस्तर पंडुम कराए, जिसमें 47,000 लोग भाग लिए और बड़े अच्छे से मतलब ये भी संपन्न हुआ और इसका भी समापन माननीय गृह मंत्री जी ने किया। तो एक तरह से ये दोनों मतलब कार्यक्रम से एक तो उनका विश्वास जीतने का हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, और एक विकास की दृष्टि से एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। ये गोंडी भाषा में है नियत नीलानार, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से अभी तक करीब 38 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खुले हैं और पहले मतलब एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में, मतलब वहां से नक्सलियों का पलायन। लेकिन बाद में हमारे माननीय गृह मंत्री जी 5 किलोमीटर के रेडियस को बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दिए। तो आज करीब 38 सुरक्षा कैंप खुले हैं और 327 गांव करीब हमारे आबाद हो चुके हैं। और नियत नीलानार योजना के माध्यम से वहां पर सरकार की हर योजना को हम पहुंचा रहे हैं। आज वहां पर मतलब कोई जाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन आज रात में भी आप बीजापुर, सुकमा कहीं भी जा सकते हैं। आज वहां सड़कें बन रही हैं, वहां पर घरों में हम बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में हम
पानी पहुंचा रहे हैं, वहां पर राशन नहीं मिलता था, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड वहां पर बनवा रहे हैं। तो ये नियत निलानार योजना लगने से वहां पर 25,000 आधार कार्ड बनवाए हैं, 25,000। 2,500 किसानों को वहां पर किसान सम्मान निधि मिल रहा है। 8,000 से ज्यादा वहां पर मनरेगा का जॉब कार्ड वहां पर बना है। 21 बारहमासी सड़कें बना चुके हैं। 635 नया मोबाइल टावर खड़ा किए हैं। 18 नया राशन का दुकान वहां पर खोले हैं। 9 उप स्वास्थ्य केंद्र वहां पर मतलब स्थापित किए हैं। तो इस तरह से 327 गांव आज ये मात्र 19 महीने में आबाद हो चुके हैं। और जो आत्मसमर्पण करने वालों के लिए भी बहुत अच्छी पुनर्वास नीति लाए हैं। हमने पहले हमारे जो यहाँ के ऊर्जावान गृह मंत्री हैं उनको कई प्रदेश, आसाम जैसे प्रदेश भेजे कि आप वहां जाके देखिए कि वहां पर पुनर्वास नीति कैसी है। और भी जगह जाकर अच्छे से पुनर्वास नीति यहाँ पर बनवाए हैं। यहाँ पर जो आत्मसमर्पण जो कर रहे हैं उनको हम लोग 3 साल तक 10-10 हजार रुपया देंगे, उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं। अच्छा। उनको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन भी दे रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो पुनर्वास नीति है उनके लिए अलग से हम लोग 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। 15,000, 18 लाख हम लोग जो 5 साल में वंचित हो गए थे उनके लिए अलग है। लेकिन जो आत्मसमर्पित लोग हैं उनके लिए 15,000 भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए हैं। तो उसका भी लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर पूरा विकास का काम पहुंचा रहे हैं और आज भारी खुशी है। और एक योजना के माध्यम से लगातार हमारे जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं उस क्षेत्र के लोगों को एक योजना के माध्यम से बसों के द्वारा पूरा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण भी करा रहे हैं। हम उनके साथ कभी कभी मिलते हैं, उनको पूछते हैं तो पहली बार लोग गांव से बाहर निकले हुए होते हैं, जगदलपुर तक कभी देखे नहीं थे। उनको बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आज यहाँ पर आते हैं तो उनको हम लोग एयरपोर्ट दिखाते हैं, रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, उनको मतलब मॉल ले जाते हैं, वहां पर शॉपिंग कराते हैं। तो ये सब उनको देश और दुनिया और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री जी इस कॉन्क्लेव में आ नहीं पाए, इसलिए कल रात मैं उनको मिलने गया था और उनसे हमने इन सारे विषयों पर भी बात की थी। आपने कहा था कि लाल आतंक के प्रभाव के क्षेत्र के पास वैचारिक भी उन लोगों पर एक तरीके से दबाव रहता है और उनको दुनिया पता नहीं है, दुनिया देखेंगे तो असर पड़ेगा। तो क्या हम ये माने कि अब जंगलों से लाल आतंक समाप्त हुआ है? जी बिल्कुल, अंतिम सांसें ले रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अब थोड़े महीनों का इंतजार है। मतलब 2026 31 मार्च के बाद ये नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। और जो विकास की दृष्टि से हमारा जो बस्तर पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल विकास की गंगा वहां पर बहेगी। जंगलों का नक्सलवाद तो समाप्त होगा, लेकिन अर्बन नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए क्या योजना है? क्योंकि अर्बन नक्सलवाद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वहां तो केवल एक बंदूक यूज होती है, यहाँ वैचारिक बॉम्ब फटते हैं। देखिए, इस बात की भी हम लोग को जानकारी है कि ये शहरी नक्सलवाद ये भी एक चैलेंज है। और हम लोग को नक्सलियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना है और इसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। तेंदुपत्ता एक बड़ा इनका आर्थिक मतलब सोर्स था। लेकिन पिछले साल हम लोग उस क्षेत्र का तेंदुपत्ता का सरकारी खरीदी करवाए, तो उनको जो एक बड़ा तादाद में आर्थिक सहयोग होता था तेंदुपत्ता से लेवी के रूप में, उसमें भी हम लोग पाबंदी लगाने में हम लोग सफल हुए हैं। और इस साल भी हम लोग तेंदुपत्ता की खरीदी शासकीय करेंगे। लेकिन इनका जो वैचारिक विद्वेष है या वैचारिक बुद्धि भेद है, उस विषय पर भी मुझे लगता है जन प्रबोधन और लोगों के सामने सत्य रखने का काम होना चाहिए। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, वो भी हम लोग कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं लगी भी हैं। और अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो नक्सल पीड़ित लोग हैं,
जो निर्दोष लोग हैं और नक्सलियों के कारण जो अपाहिज हो गए हैं, ऐसे लोग पहली बार दिल्ली जाके वहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी मिले हैं, गृह मंत्री जी से मिले हैं, वहां पर जेएनयू भी गए हैं और वहां पर समाचार जगत के लोगों से भी मिले हैं। सुदर्शन में और भी आए थे। हाँ जी, और पहली बार ये पक्ष देश और दुनिया के सामने में आया है कि नक्सलवाद जो अपने को बड़ा सैद्धांतिक मतलब मानते हैं, और पहले एक तरफ देखा जाता था, एक सिविलियन अगर मारा गया तो तुरंत ह्यूमन राइट्स और दुनिया भर के लोग यहाँ पर मतलब दौड़ पड़ते थे, लेकिन दूसरा पक्ष को देखते नहीं थे कि एक तो हमारे जवान शहीद होते थे, निर्दोष लोग, ग्रामीण लोग आईडी ब्लास्ट के चक्कर में आके, प्रेशर बम के चक्कर में आके, आज आप उनसे मिलेंगे, उनका स्थिति देखेंगे तो रोना आ जाएगा। उनका क्या दोष था उस क्षेत्र के लोगों का? कोई स्कूल जाते जाते आंख गंवा दिए, कोई पैर उड़ गया। तो ये सब पहलू भी इस 19 महीने के दौरान में देश और दुनिया के सामने में आया है, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण बना है। तो चलिए, मतलब जंगलों से भी और शहरों से भी लाल आतंक अभी खत्म होगा और इसका श्रेय आपको जाएगा क्योंकि आपके कार्यकाल में हो रहा है। और विष्णु के ही नहीं, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को भी जाएगा और उस क्षेत्र के हमारे लोगों को, बस्तर क्षेत्र के लोगों को जाएगा, जिनका आशीर्वाद, जिनका सहयोग और बराबर मतलब हम लोग के साथ में है, तो उनको जाएगा। हम तो एक निमित्त मात्र है। हाँ, लेकिन विष्णु निमित्त मात्र भी क्यों न हो, सुदर्शन तो उसी के पास है ना। जैसे लाल आतंक की हमने बात की, दो आतंक और है, एक सफेद आतंक है और एक हरा आतंक है। तो हरे आतंक पर बाद में जाते हैं, पहले सफेद आतंक की बात करते हैं क्योंकि आपके दिल का विषय है और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी इस सफेद आतंक के विरुद्ध काफी काम कर चुके हैं और आप उनको आदर्श मानते हैं। तो आपने कहा था कि मुख्यमंत्री बना हूं तो जो अपने लोग गलती से, भ्रम से या लालच से उधर गए होंगे वो भी वापस आने चाहिए और उनको धर्मांतरित करने वाला ये धंधा बंद होना चाहिए, इस पर भी आप काम करना चाहते हैं। तो उस दिशा में क्या हुआ? देखिए, उस दिशा में आने वाला जो हमारा विधानसभा का सत्र होगा, दिसंबर में शीतकालीन सत्र होगा, उसमें कड़ा कानून ला रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ में, और हम समझते हैं उसके लागू होने के बाद धर्मांतरण में जरूर अंकुश लगेगा। आप ये आश्वस्त करें हिंदुस्तान को कि इस वक्त आपको सब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण का कानून हिंदुस्तान का सबसे कठोर कानून होगा। जी, कह सकते हैं। देखिए, आप रिस्पांस से समझ सकते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं आपसे। सबका आशीर्वाद है, आप सब लोगों का, इन्हीं लोगों से ताकत हम लोग को मिलती, इसलिए मंच लगाया है क्योंकि इनका आवाज भी आना चाहिए, क्योंकि बाकी मीडिया पर आपका आवाज आता है क्या? तो धर्मांतरण के विषय में कानून आप लाने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण के विषय में जो भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, इसके लिए भी मुझे लगता है कि मूवमेंट सामाजिक, धार्मिक और सरकारी क्षेत्र से चल सकती है। जी बिल्कुल। मतलब सजा देना कानून से तो एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट भी हमारे तरफ से भी कुछ गलतियां है, वो भी होनी चाहिए। वो भी हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। इस के साथ साथ फिर आपने सफेद आतंक पर कम बोला क्योंकि काम हो रहा है, आप कह रहे हैं। अब हरे आतंक पर आते हैं, आ जाए। वो भी दुनिया भर में पैर पसार रहा है, तो छत्तीसगढ़ भी उससे कैसे अछूता रह सकता है? तो लव जिहाद उसमें से एक राक्षस है। अब हमारी सरकार हर क्षेत्र में अपनी निगाह बनाई हुई है और हम लोग छत्तीसगढ़ शायद पहला स्टेट है जहां पर सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ
चलाना चाहते हैं, यहाँ पर सुशासन स्थापित करना चाहते हैं और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ में भी सरकार की लड़ाई जारी है। लगातार हमारी केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां जांच कर रही हैं और जो भी अपराधी हैं, दोषीदार हैं, उनको दंडित करने का काम भी यहाँ पर हो रहा है। लव जिहाद का कानून है आपके राज्य में? लव जिहाद का भी नहीं, लेकिन कुछ राज्यों ने लाया है, आपकी की पार्टी के राज्य ने लाया है। तो जब आप इतने अच्छे बाकी काम कर रहे हैं तो ये भी ला दीजिए, चाहते आप लोग? जी जी, विचार बिल्कुल विचार करेंगे। क्योंकि आपकी ही पार्टी जब दूसरे राज्य में लव जिहाद पे कानून लाती है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल इस पर भी विचार होगी। कोई समय सीमा? अब समय सीमा बांधना नहीं होगा, लेकिन हम आश्वस्त कर चुके ना कि इस पर भी विचार होगी। चलिए, आप पर विश्वास है हम लोगों का और इसलिए आपसे हम ये फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने जो कहा वो करके दिखाया है। कुछ लोग बोलने के बजाय करने में विश्वास करते हैं, हम उस कैटेगरी में आपको मानते हैं और इसलिए आशा करते हैं कि हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। यही होना चाहिए और इसलिए उस पर भी काम होना चाहिए। लैंड जिहाद एक दूसरा राक्षस है। मैंने ऐसे ही आपके साथ जैसे बैठा हूं वैसे हमने अपने इंटरव्यू में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहा था कि आपके राज्य में ऐसी बहुत मज़ारें हैं जिसके नीचे कोई सोया ही नहीं है, फिर भी उसको मज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और मैं आज आपके छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव से धामी जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 10,000 से ज्यादा मज़ारों को तोड़ा है। और मैं चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ का धन्यवाद करूं उत्तराखंड के कॉन्क्लेव में जाके। नहीं, इस तरह के अवैध काम पर यहाँ भी अंकुश लगाया जा रहा है। नहीं लग रहा है, लेकिन जिसके नीचे कोई सोया ही नहीं है उसको मज़ार तो नहीं कह सकते ना, बराबर ना? तो आजकल टेक्नोलॉजी आई है तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, कानूनी गैर कानूनी बाद में, जिसके नीचे कोई सोया नहीं है उसको उखाड़ देंगे। इस पर भी विचार होगी और शिकायत आ रही तो कर भी रहे हैं। शिकायत करने वाले हैं कि यहां पर? हाथ ऊपर करिए। तो कल सुबह शिकायत शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये तो गैर कानूनी है, इसमें कोई कानून वाला हिस्सा है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गैर कानूनी और लव जिहाद, लैंड जिहादियों के विरुद्ध बोलते हैं तो हम मुसलमानों के विरुद्ध बोलते हैं, ऐसा लगने का कोई कारण नहीं है। ये तो जो अपराध करेगा उसके विरुद्ध हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही एक और बात, बिहार में एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर कोहराम मचाया जा रहा है और राहुल गांधी और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि वो विदेश के लोग हैं, घुसपैठी है, जिनका यहाँ पर कोई नागरिकता नहीं है। तो वहां तो चुनाव के निमित्त चुनाव आयोग कर रहा है। क्या आपके पास भी घुसपैठी बांग्लादेशी, रोहिंग्या बड़े पैमाने पर होंगे ही पूरे देश में, तो यहाँ क्यों नहीं होंगे? तो उनके लिए कोई कैंपेन लगाने का, लाने का आपका विचार है? इसके लिए हर जिले में एसटीएफ का गठन हुआ है और उस दिशा में भी काम हो रहा है और कुछ विदेशी यहाँ से भगाए भी गए। वाह। मुझे याद है पिछले वर्ष आपने जून जुलाई में आपके जिलाधिकारियों को चिन्हित करने के लिए आदेश दिया था, तो उसका आपको आंकड़े मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, वही मैंने कहा ना कि एसटीएफ का गठन हर जिले में है और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जब मैंने महाराष्ट्र में पिछले दिनों कहा कि 1 करोड़ घुसपैठी है महाराष्ट्र में, तो मुझे लोगों ने कहा कि सुरेश जी आंकड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि बिहार के मतदाता सूची से अभी तक 65 लाख नाम निकाले जा चुके, 65 लाख।
तो सोचिए अगर बिहार में 65 लाख निकाले जा सकते हैं तो महाराष्ट्र उससे बड़ा भी है, संपन्न भी है, तो वहां इतनी घुसपैठ तो हो ही सकती है। तो छत्तीसगढ़ जैसा राज्य भी इससे अछूता नहीं होगा और हम आशा करते हैं कि बाकी काम की तरह आप इस मुद्दे पर भी काम करें और घुसपैठियों को बाहर निकाले। देश में एनआरसी वैसे भी लाने की दिशा में काम हो रहा है और हम छत्तीसगढ़ से भी घुसपैठियों को मुक्त करना चाहते हैं। यहाँ के घुसपैठियों और आतंकियों को कभी भगाने के लिए प्रभु रामचंद्र जी गद्दी छोड़कर वन में आए थे, तो इसलिए यहाँ का तो इतिहास घुसपैठियों को और अपराधियों को भगाने का बहुत पुराना है। जी, छत्तीसगढ़ तो सौभाग्यशाली है कि माता कौशल्या का मैके भी है, प्रभु श्री राम का ननिहाल भी है और प्रभु श्री राम अपने 14 साल के वनवास काल में ज्यादा 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। हाँ। तो हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और इसीलिए हम लोग सरकार में एक रामलला दर्शन योजना भी लागू किए हैं। हाँ। यहाँ के राम भक्तों को सरकार अपने खर्चे पर प्रभु श्री राम का दर्शन कराती है और पिछले साल 22,000 से ज्यादा राम भक्त अयोध्या गए और इस साल भी वो काम चालू है। एक बार में 800 साढ़े 800 लोग ट्रेन में जाते हैं और बड़े अच्छे से प्रभु श्री राम का दर्शन करके आते हैं। जैसे अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का इतना बड़ा मंदिर बना है, तो सीता माता का एक बड़ा ननिहाल है, तो भाई बनना चाहिए कि नहीं? कौशल्या माता का, सीता माता का तो बिहार में बन रहा है, तो कौशल्या माता का भी यहाँ बन सकता है। अब देखिए सब जनमानस के ऊपर, आप लोगों का जनमानस क्या कहता है भाइयों? सब तो ये भी एक सदन है, हाथ उठाकर मतदान लेते हैं। नहीं, वो मंदिर बना है ना, मैं धाम बनाने की बात कर रहा हूं। सब मिलके सब करना चाहिए, इसमें सबकी भावना जोड़नी चाहिए। जैसे अयोध्या में भी प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, उसको शायद कोई एक आध आदमी भी बना सकता था, 2-4 लोग ही बना सकते थे। हाँ। लेकिन पूरे देश की जनता उसमें 100 रुपया भले ही अपना योगदान देके बनाए हैं, तो हक के साथ सब एक कह सकते हैं कि वो मतलब मंदिर अपना है, उसमें अपना भी सहयोग लगा है। तो अगर हम यहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर की बात करते हैं तो वो भी जन सहयोग से होना चाहिए, ताकि सबकी भावना उसमें जुड़ना चाहिए। तो आज एक अच्छा निर्णय हो जाए, क्या सहयोग करने के लिए तैयार हैं? मेरी तरफ से 11 लाख रुपए पहला योगदान उसमें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज परिवार का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसे ही दिनों से कुछ होता है। आज का कॉन्क्लेव इसके लिए याद रखा जाएगा कि यहाँ पर आज का ये निर्णय हुआ है। इसके साथ ही आपके दिल का बहुत करीबी एक और विषय किए बना आज की कॉन्क्लेव नहीं हो सकती, वो है गौ रक्षा। उस दिशा में कोई नीति? जी बिल्कुल, इस दिशा में भी काम हो रहा है और हमारे गृह मंत्री जी इस पर भी लगे हुए हैं। इसको भी हम लोग और कड़ा करना चाहते हैं ताकि गोधन की रक्षा हो सके, गोवंश की रक्षा हो सके। मैं जब आपको ये प्रश्न पूछने वाला था तो मैंने आज सुबह कुछ जो गाय के एक्सपर्ट से उन लोगों से बात की। जैसे बद्री गाय होती है, हिमालय में गाय होती है, छोटी हाइट की होती है और पहाड़ में वहां की जड़ी बूटी खाती है, तो उसका जो दूध है वो भी महंगा बिकता है और उसका जो घी है वो 5,000 रुपए किलो बिकता है, तो जो बाकी क्षेत्र की गाय से ज्यादा है। वैसे ही आपके राज्य की गाय तो एकदम जड़ी बूटी खा रही है, तो यहाँ के भी किसी गाय को हम ब्रांड बना सकते हैं और उसका भी हिंदुस्तान में एक बड़ा व्यापार हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। यहाँ भी हम लोग गोवंश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 100 से ज्यादा पंजीकृत गौशाला हैं, तो उनको सरकार पहले 20 या 25 रुपया चारा के लिए पर डे देती थी, उसको बढ़ा के 35 रुपया हम लोग किए हैं प्रति मवेशी, प्रतिदिन 35 रुपया। और एक जो 20 लाख का कैपिंग था कि गौशाला को 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, उसको भी बढ़ा के
25 लाख रुपया उसमें किए हैं और सरकार के तरफ से भी गोधाम योजना हम सब लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह हम छत्तीसगढ़ के लोगों से करना चाहेंगे कि आज जो गाय सड़क पर विचरण करती हैं, हाँ। तो इसको सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम अगर गौ माता की जय बोलते हैं, बिल्कुल, तो दूध देते तक तो बढ़िया से लाड प्यार करते हैं, घर में बांधते हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको लावारिस छोड़ देती है। मैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नेता वही होता है जो आगे चलता है और जनता की भी गलती उसको बतानी चाहिए। आज अगर हम गौ माता मानते हैं तो हम सारे हिंदू अपनी गायों को अपने घर में लाड़ प्यार से रखें, तो आज ये जो रोज रोड में मर रही हैं गायें बैल मर रहे हैं, मतलब वाहनों के नीचे आकर, तो ये सब कोई मतलब झंझट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा। तो आज बड़ा अच्छा अवसर है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी थोड़ी सी सब संभालें। आज कई गौरक्षक 500-500 किलोमीटर से आए हुए हैं इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए, और उन्होंने मुझे दिन भर में ये कहा है कि मैं प्रश्न आपको पूछूं। एक प्रश्न और उसी में गौ माता में आता है कि ये ठीक है कि हर हिंदू ने उसका संरक्षण करना उसका आद्य कर्तव्य है, जो प्रमुख कर्तव्य उसमें कर्तव्य है, वैसे ही राज्य का भी कर्तव्य है। और महाराष्ट्र ने अभी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है और आपके यहाँ पर भी इसकी मांग चल रही है। हाँ, मांग तो चल रही है, इस पर विचार करेंगे और सर्वसम्मति से जो तय होगा वो करेंगे। देखिए, सहमति उधर से विपक्ष वाले देंगे कि नहीं पता नहीं, जो कसाई के साथ है वो आपको कैसे साथ देंगे? नहीं, उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं है। तब तो कसाई पिछले 5 साल पहले क्या स्थिति थी हम जानते हैं, कसाईयों का कितना चलता था। आज कम से कम गौ रक्षकों का चल रहा है, ये बहुत आनंद की बात है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे गौ रक्षकों की तरफ से। तो सहमति किसकी चाहिए? अपने लोगों की। तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। नहीं, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। हाँ, मतलब हम सब करेंगे। तो राज्य 25वां वर्ष जब अभी नवंबर में मनाने जा रहा है, तो क्या हम ये माने कि तब तक ये सहमति बन जाएगी? अब समय सीमा बांधना हम समझते हैं कि नहीं, ये समय सीमा नहीं रहेगा, नहीं है, ये हमारी समय सीमा है। ठीक नहीं रहेगा। देखिए, विष्णु के हर अवतार में, देखिए, 10 अवतार में गौ माता हर चीज का समय तय है। हाँ, ऊपर वाला ही कराता है। हम लोग खाली निमित्त मात्र होते हैं। यहाँ तो ऊपर आप प्रयास बैठे कर हैं। सकते हैं, यहाँ तो ऊपर आप बैठे हैं। लेकिन हम तो भगवान को मानने वाले आदमी हैं, सब वही कराता है। नहीं, तो विष्णु के हर अवतार में गौ माता है, केवल कृष्ण के ही नहीं, हर अवतार में है। तो मुख्यमंत्री अवतार में भी हो जाए। चलिए, सब मिलकर प्रयास करते हैं। देखिए, आपसे आशा है, इसीलिए इसका आग्रह करें और आप कर सकते, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। इस दिशा में काम करने के लिए हमने कई लोगों को, आज आप, क्योंकि आप के साथ सवाल जवाब का समय नहीं है, तो मैंने एक सेशन ही कर लिया कि आप लोगों से प्रश्न पूछूं, और फिर वो प्रश्न मैंने आज आपके सामने पूछे। मुझे विश्वास है कि मैंने सारे प्रश्न आपके ले लिए, बराबर? ठीक है ना? हाँ, एक गोचर भूमि का सुझाव है, मैंने पिछले बार आपको दिया था। जिस गोचर भूमि पर अतिक्रमण इतना पक्का हो चुका है कि वो उठाया ही नहीं जा सकता, ना वो व्यवहारिक है, उसके बदले में दूसरी जगह दी जाए, ये एक बड़ा विकल्प हो सकता है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में राजस्व रिकॉर्ड में गोचर वो फिक्स है, और लेकिन जो फिक्स है उस पर मॉल खड़ा हो गया, होटल खड़ा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो पर्टिकुलर शिकायत करें, जनरल शिकायत करने से कोई मतलब नहीं है। जहां तक हम 35 वर्षों से मतलब जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए सांसद सब हैं, गांव में रहते हैं, और वो पटवारी रिकॉर्ड में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। उसमें किसी को भी अवैध मतलब कब्जा करने की अनुमति नहीं होती है। अगर कहीं हुआ होगा तो सरकार के नॉलेज में लाएं, बिल्कुल तत्काल खाली कराएंगे। वाह! तो चलिए, आपका अंतिम प्रश्न भी हो गया है। तो अब मुख्यमंत्री जी, पूरा देश भी, बाकी भी सुन रहे लोग, आपको बाहर भी लोग सुन रहे,
इस कार्यक्रम में अगर कोई ऐसी बात रही हो आपके दिल की भी जो आप लोगों को बताना चाहते हो, वो आप बताएं। हमको लगता है कि आपने सारा विषय ले लिया है। हम एक ही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह हमने करना, इसलिए भी लिया है कि लोग कहते हैं कि सुदर्शन पर विष्णु जी जितना खुलकर बोलते इतना और कहीं नहीं बोलते। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाला 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, और अवश्य उनका संकल्प पूरा भी होगा। काहे कि देश ही नहीं दुनिया ने ये देखा है उनको कि वो 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हुए सबके हित की चिंता करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम कर रहे हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो 11 वर्षों में जो वर्ष 2014 के पहले 10वें स्थान पर हमारा ये देश था, उसको पहले के 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए। और तीसरे बार जब देश का आशीर्वाद मिला, वो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, तो आज वो चौथे नंबर पर आर्थिक रूप से लाके खड़ा कर दिए हैं। और एक नया भारत का वो निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और घर में घुस के दुश्मन को घर में घुस के मारने वाला ये भारत। तो ये सौभाग्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बना के उनका सहयोग करना चाहते हैं। और इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी हम लोग तैयार किए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक खाली सरकार के बूते नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता, सबका सहयोग इसमें आवश्यक होगा। तो सभी लोग विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अपना योगदान दें। मैं यही पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से कहना चाहूँगा इस अवसर पर, और उनका आशीर्वाद मिले, उनका मार्गदर्शन मिले। हम लोग उनके सेवक हैं, रात दिन काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ में सब मतलब संभव ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बहुत समृद्ध प्रांत है। खनिज संपदा भरपूर है, यहाँ पर क्या नहीं है। लोहा है, कोयला है, सोना है, डायमंड है, लिथियम है। टीना का हमारा एकमात्र ये प्रोड्यूसर प्रदेश है। सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ पर मेहनत कश लोग हैं। यहाँ कहा भी गया है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग खड़ा कर सकते हैं। तो इसी में उनका पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल जाए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही आग्रह है। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि जैसे भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो छत्तीसगढ़ भी हिंदुस्तान की तीसरी अर्थव्यवस्था बने और हिंदुस्तान के विकास में भूमिका निभाए। अभी हम एक छोटे विषय करवाएंगे। सुदर्शन छत्तीसगढ़, जब आपको मैं पिछली बार मिला था तो मैंने कहा था कि हम शुरू करना चाहते हैं, तो हम डिजिटल में सुदर्शन छत्तीसगढ़ शुरू करना चाहते हैं। हमने आपके हाथों आज उसका शुभारंभ करने का तय किया है। रिमोट लाइए। तब तक हमने इसका यूट्यूब चैनल और बाकी सारे प्लेटफॉर्म बनाए। तो मैं आज आपको खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि अब तक शुभारंभ होते होते 1 मिनट में, हम 1 मिनट पहले बोल लेता हूं कि आज जब आप बटन दबाएंगे तो सुदर्शन के केवल एक प्लेटफॉर्म पर ही, यूट्यूब पर 1 लाख लोग और 2.5 करोड़ दर्शक देख चुके हैं। अब ये ट्रायल एक तरीके से सक्सेस रहा है। आज अधिकृत तौर पर आपके हाथ से इसकी शुभारंभ हम करते हैं।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और केवल ताली मत बजाइए, अभी YouTube खोलकर सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और इसके वीडियो देखिए भी, क्योंकि नहीं तो फिर केवल अपना चैनल है, चलो अपना ही है, ऐसा करके बहुत बार अपन अपने लोगों को, अपने व्यक्तियों को, अपने संस्थाओं को और अपने मिशन को ऐसा ही छोड़ देते हैं। और हमारी टीम यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है, योगेश मिश्रा और उसके साथ पूरी टीम, उसको भी आप लोग सहयोग करते हैं, उसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रश्न पूछे, एक पत्रकार के नाते मेरी भूमिका है, परंतु आपने लिए हुए संकल्प को पूरा करने में कंधे से कंधा लगाना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं मानकर आपको सहयोग करूंगा, ये भी वचन यहाँ पर देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारी एक और परंपरा है, हम बात भी करते हैं और काम को सम्मान भी देते हैं। तो इस वक्त हम खास तौर से जो विभिन्न क्षेत्र में जिन्होंने प्रसिद्धि हासिल की और बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहकर वो काम कर रहे हैं, अब उनके काम को सम्मान देने का समय है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधान संपादक से अनुरोध करूंगी कि अब ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिनका नाम, मैं फिर कहूंगी कि ये सिर्फ नाम ही अपने आप में काफी है, तो तालियां बजनी चाहिए क्योंकि ये काम को सम्मान है। सुदर्शन न्यूज कॉन्क्लेव के इस पावन मंच पर स्वागत करिए उस दिव्य व्यक्तित्व का जिन्होंने आध्यात्म, परंपरा और सेवा के क्षेत्र से अपनी अद्वितीय छाप छोड़ी है। मां मातंगी धाम पीठाधीश्वर संत पूज्य संत श्री डॉक्टर प्रेम साई जी महाराज। आपने बगलामुखी महायज्ञ में 11 टन लाल मिर्च की आहुति देकर न केवल विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को भी समृद्ध किया है। और इस कड़ी में अब दूसरा नाम है श्री पंकज द्विवेदी जी का, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं होराइजन हॉस्पिटल रायपुर के। सुदर्शन न्यूज कॉन्क्लेव के इस मंच पर अब उस व्यक्तित्व का सम्मान जिनके हाथों में ईश्वर ने उपचार की शक्ति दी है और जिनके अनुभव ने असंख्य जीवन को नई उम्मीद, नई चाल और नई मुस्कान दी है। डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, जिनका 16 वर्षों का समर्पित अनुभव देश विदेश की श्रेष्ठ संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तालियां बजती रहें। और अब बारी है उस शेरनी की जो छत्तीसगढ़ की वर्दीधारी नहीं बल्कि देश की वर्दीधारी बेटी हैं, और सम्मान के साथ उनको बुलाने जा रही हूं मैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती पर गौ तस्करों की कमर तोड़ दी है। तालियों के साथ उनका भी सम्मान। करीब 100 किलोमीटर तक तस्करों के पीछे दौड़ती रही और इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया बिलासपुर की वीरांगना हमारी लेडी ऑफिसर नुपुर उपाध्याय जी ने। नुपुर जी, मैं इसमें 1 मिनट बोलना चाहूंगा, आप खड़ी रहिए। देखिए, हम गौ रक्षा के लिए जो सहयोग नहीं करते उनके विरुद्ध तो लड़ते ही है, लेकिन कोई अधिकारी अच्छा काम करेगा तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं। तो जब मैं कॉन्क्लेव के लिए इधर आ रहा था तो सुदर्शन छत्तीसगढ़ पे मैंने एक न्यूज देखा कि एक आपने नुपुर जी ने 100-150 किलोमीटर पीछा करके गाय को बचाया। तो वहीं से मैंने ट्वीट कर दिया कि हम मुख्यमंत्री जी के हाथों उनका सम्मान करेंगे और आज हम उनका सम्मान करें। ये शक्ति की धरती है और शक्ति की धरती पर शक्ति का सम्मान। और अब मैं मंच पर आमंत्रण देने जा रही हूं उनको जिन्होंने अपना जीवन धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। मैं बुलाना चाहूंगी श्री मनोज बंसिया जी को, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, सीकर राजस्थान से हैं। ये वो व्यक्तित्व हैं जिनकी पहचान हिंदू समाज की एकजुटता, गौ संरक्षण और सनातन संस्कृति की रक्षा से जुड़ी हुई है। तालियों के साथ आपका भी सम्मान।
और छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी और सुदर्शन न्यूज उप संपादक श्री प्रदोष चौहान जी और संगठन मंत्री जी हमारे पवन जी भी। प्रबल जी आपकी ताकत से जिहादियों की कमर टूट रही है सर। और प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी से भी अनुरोध है कि क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति है और हाँ भूल जा रहे हैं वो और ये एक स्मरण के तौर पर कि हमने एक विशेष महाकॉन्क्लेव यहाँ पर हमने किया।